अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल है? अच्छा, हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे मंकी पॉक्स की, लेकिन कुछ अब आजकल हम वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ी चीज़ें हैं। 6 केसेस हमारे पाकिस्तान में हो चुके हैं। इट्स स्केरी, मतलब एक स्केरी सी चीज़ है और इसको कंटेन करना बहुत ज़रूरी है। द ओनली वे टू डू इज़ स्क्रीनिंग एट एयरपोर्ट्स, देयर इज़ नो अदर वे टू गो अबाउट इट। उसको ज़रा रोबस्ट होना पड़ेगा। मोर डिटेल्स अबाउट दैट लेटर इन द शो। लेटर लेकिन आपको पता ही है हमारे यहाँ there's never a dull day or rather a dull moment in the politics of the country. I would like to have a dull moment actually. अब तो वो नौबत आ गई है कि let's have a dull moment. Yes, ठीक है ना, लेकिन इस्लामाबाद जलसे के बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स का। ठीक है, तहरीक इंसाफ का रिवायती तुंदो तेज लहजा अब और ज़्यादा तल्ख और जारहाना हो रहा है। अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों ने तहरीक इंसाफ के गुस्से को मजीद हवा दी है। जेल में कैद बानी PTI ने पहली बार इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करने का ऐलान किया है। खुला था जी, अब उन्होंने तो खोल के रखा हुआ था ना। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब फौरी नए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारी एक ही डिमांड, फिल फॉर इलेक्शन कराएं। मुल्क में महंगाई है, मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है। सिर्फ एक शख्स वो इस चीज़ को ठीक कर सकता है, उसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है। और हम लोग अपने वज़ीर आला KP जनाब अली अमीन खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा जी, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सियासी अंडरस्टैंडिंग पहले भी नाम को नहीं थी और अब तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अब क्या होगा इस्लामाबाद जलसे के बाद। तो इट डजंट लुक इट्स गोइंग टू हैपन। हुकूमत जो बेदिली ही से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कभी पेशकश करती थी, कभी कभार तो कर ही देते थे। हाँ, कभी कभार मतलब कह ही देते थे। तो अब क्या होगा वो पता नहीं है एक्चुअली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस्लामाबाद जलसे के बाद का सियासी मंजरनामा जो है मुल्क में सियासी इंतशार और बेयकीनी में इजाफा करता नज़र आ रहा है, जो हमेशा ही एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑलवेज ये एक प्रेसिडेंट है जो होता रहता है। और इस सियासी जंग में महंगाई के सताए अवाम महज तमाशाई बनकर रह गए हैं, लेकिन वो तमाशाई भी भर भर के पहुंचते ज़रूर हैं इन जलसों पे। ऑल्दो दे आर द वंस हु शुड डिमांड कि भाई हमारी बात करो, अपनी क्यों बात कर रहे हो। लेकिन पता नहीं ये वाली रेवोल्यूशन कब आएगी। अच्छा, अब आगे क्या हालात हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है दोनों पार्टीज़ जो है ना वो बिल्कुल क्या उसे कहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन हुई बैठी हैं। सोहेल वड़ाइद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हम तो इन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तानी सियासत के नशेब व फराज देखे हैं, तो इनके तजर्बे से भी कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया वड़ाइद साहब। इस्लामाबाद जलसे के बाद जो वाक़यात हुए हैं, जो सिलसिला बना है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि अब हम मुफाहमत का बाब बंद कर चुके हैं। अब बैकडोर कुछ हो रहा हो, लेकिन कह तो यही रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के रास्ते ख़त्म कर दिए हैं। क्या आने वाले दिनों में हम मज़ीद सियासी जहरियत देखेंगे कि या आपको लगता है कि हाँ, एक पॉइंट के बाद फिर सब कूल डाउन होकर मेज़ पे बैठ जाएंगे? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि हम जारहियत की तरफ बढ़ रहे हैं, मज़ीद कशीदगी तरफ बढ़ रहे हैं और मुफाहमत के दरवाज़े बंद होने से ज़ाहिर है कोई अच्छा तासुर तो पैदा नहीं हुआ। और अब अगर आप देखें तो PTI ने जो जलसे में किया और उसके बाद जैसे पार्लियामेंट में हुआ, तो दोनों अतराफ़ की तरफ से ज़्यादतियाँ सामने आती हैं। लेकिन ज़्यादा नुकसान ज़ाहिर है PTI को होगा, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो तो अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेता है, वो उनको रेपुटेशनल लॉस है। और PTI को ना सिर्फ रेपुटेशनल लॉस है बल्कि फ़िज़िकल लॉस भी है। तो क्योंकि उनके लीडरशिप जो है वो जेलों में बंद है, मुश्किलात का गिरफ़्तार है, कोई उन्हें रिलीफ़ जो मिलने का इम्कान था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन ये सारी जो सूरत हाल है, इसको तब्दील होना चाहिए। अगर मुल्क को आगे बढ़ना है, अगर मुल्क को तरक्की करनी है, इसमें इस्तेहकाम आना है, मईशत में बेहतर होना है, तो कोई मुफाहमत की तरफ, किसी रास्ते की तरफ जो है वो चलना पड़ेगा। इस तरह तो मुल्क जो है वो फिर रुक जाते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं, पीछे को चले जाते हैं।
अच्छा बराज साहब, ये भी बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये तासुर भी दिया जा रहा है कि मुफाहमती पॉलिसी पर तो तभी चल सकते थे जब दूसरी तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इक़दाम जो हैं वो हों। इस शिकायत में आप कोई वज़न देखते हैं? देखिए, इस शिकायत में ज़रूर वज़न होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी जो है फ़र्ज़ करें किसी ने किसी का मुंह चपेड़ों से सुर्ख हुआ है या थप्पड़ों से, तो उसका इलाज ये तो नहीं कि हम भी अपना मुंह थप्पड़ मार मार कर सुर्ख कर लें। अगला कोई गलत कर रहा है तो आपको गलत करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरी तो सोच ये है कि अगर आप मुफाहमाना पॉलिसी यकतरफ़ा भी अपना लें और दूसरा जो है वो बिल्कुल आपसे जारहाना पॉलिसी अपनाए रखें, तो अल्टीमेटली जारहाना पॉलिसी वाला भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अपनी पॉलिसी जो है वो तब्दील करूं और मैं भी मुफाहमत की तरफ आऊं, क्योंकि पब्लिक जो इमेज है वो फिर ये जाता है कि ये देखें ये तो मुफाहमत करना चाह रहा है और दूसरा जो है वो जारहियत पे उतरा हुआ है। तो बेसिकली तो फिर पब्लिक परसेप्शन जो है वो मुफाहमत वाले के साथ होती है और जारहियत वाले के ख़िलाफ़ होती है। तो इसलिए, और दूसरा सियासी जमातों का तो रास्ता ही वाहिद मुफाहमत और पुरअमन जदोजहद है। सियासी जमातें भी कभी जारहियत से जीती हैं, कभी वो भी तशद्दुद से, तखरीब से कभी जीती हैं, कभी नहीं दुनिया में हुआ। अगर जीती भी हैं तो थोड़े अरसे के लिए, और फिर जो है बिल आखिर दुनिया में पीस ही जीता है, पीसफुल पॉलिटिक्स ही जीती है। इम्पोर्टेंट सजेशन सोहेल वड़ाइच साहब, अब तक तो ये हमारे सियासतदानों और दीगर लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एक शख्स जारहाना रवैया अपनाए रखे और दूसरी तरफ से भी और ज़्यादा जारहाना रवैया हो, तो फिर जो ऑलरेडी जारहाना रवैया अपनाया हुआ होता है उसकी तरफ सिंपैथीज़ भी चली जाती हैं। एंड इन दिस केस जो तकरीर हुई थी आज को, उसके बाद पूरी की पूरी PTI ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम वर एट बैक फुट। माजरतें हो रही थी, अपोलोजेटिक थे, टोन ही कुछ और थी, बर्ताव ही कुछ और था, और उसके बाद जब 10 को कार्रवाई हुई तो फिर यकसर सारा मंजरनामा तब्दील हो गया और अटेंशन डाइवर्ट हो गई। हाँ, लेकिन वो बैकफुट वाला जो आप पार्ट कह रहे हैं वो लिटरली वाज फॉर अ डे एंड अ हाफ, बिकॉज़ यू नो समथिंग हैड नॉट हैपेंड। बिल्कुल हाँ। उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई एंड ऑल दैट, फिर अटेंशन सारी उस पर चली गई कि देखें जी हमारे साथ क्या हो रहा है। सो वो प्रेशर आया था उस पार्टी पर। अब बड़ा सब अब कम से कम भी वैसे जी ये वो मनाजिर है बिल्कुल जो 10 को रात को हो रहा था। अब कम से कम पार्लियामेंट का माहौल ठीक रहे, गुजारे लायक रहे, इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोशिश नज़र आ रही है। स्पीकर साहब ने एक चार्टर ऑफ पार्लियामेंट तजवीज़ किया है, फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कमेटी की तजवीज़ दी है। आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से? मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी इब्तदा हो सकती है चार्टर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, लेकिन सिर्फ इस तक नहीं रहना चाहिए। हमें इस चार्टर ऑफ इकानमी करना चाहिए, चार्टर ऑफ इलेक्शन करना चाहिए, चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहिए। अपने आप को हर एक को उन हदूद में रहना चाहिए। तकरीर कैसी करनी है, ये तो नहीं कि आपको मौका मिले तकरीर में तो आप सबको जो है वो जानवरी बना दें, और अगर आपको जो है वो आपके पास कानून हो तो वो सबको ही आप पकड़ लें। तो कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रेंट, आइन, कानून और इखलाकियात, इन चीज़ों का इतलाक़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर इतलाक़ करना चाहिए, ताकि सारी दुनिया को ये मैसेज हो कि पाकिस्तानी एक बाशऊर कौम है, ये आपस के झगड़े भी तय कर सकते हैं। हम तो दुनिया को ये तासुर दे रहे हैं कि हमारा तो झगड़ा आपस में तय ही नहीं हो सकता। हम जो है इंडिया के साथ तो बैठ सकते हैं, आपस में नहीं बैठ सकते। ये कोई बात है? ये तो काबिल अफसोस बात है। बहुत अफसोस की बात है राय साहब, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डेफिनेटली तासुर यही जा रहा है दुनिया को, दैट वी एब्सोल्युटली कैन नॉट गेट अलोंग। और अब इस बात को इतने साल हो चुके हैं, हो गया है, मतलब पक्का हो चुका है, क्योंकि इतने सालों से अगर यही चीज़ चल रही हो कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि यहाँ कोई हैंडशेक हो, कोई बात आगे बढ़ सके, कोई डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकें, कोई मुल्क का फ़ायदा हो, जिसमें हम आपस की लड़ाइयों में फंसे रहेंगे। एंड एवरीबडी इज़ एट फॉल्ट इन दिस। कोई नहीं है, मतलब हुकूमत को ले ले, अपोजिशन को ले ले, किसी को भी, हर किसी ने अपना अपना पूरा कसूर डाला हुआ है उसके अंदर। उनको कहीं जाना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम व्हेन ही इज विद अस वी विल आस्क हिम टू ड्रॉ अ कंपैरिजन। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, इसी तरह की टिपिकल पॉलिटिकल राइवलरी होती थी बिटवीन PPP एंड PMLN। लेकिन थोड़ी सी कंपैरिजन चाहिए, थोड़ी सी एक दुश्मनी में भी अगर थोड़ी सी तमीज़ हो
तो वो उसका फिर भी आप यू कैन स्टिल लुक फॉर अ ब्रेक थ्रू। यहाँ तो बिल्कुल लगता है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो रूम फॉर एनी अब जब बातें ये आ गई हैं, सर्विस हो रहे हैं कि भाई आपस में शादियां नहीं हो सकती हैं अगर एक पीटीआई वाले और दूसरे, दोस्तियां नहीं हो सकती। हाँ, शादियां तो बड़ी रिश्ता बनाने वाली बात है, दोस्तियां नहीं हो सकती। एक बात बताऊं, आपके घर का जो माहौल है ना, जिसमें बहन भाई वालिदैन बच्चे होते हैं, वो तक खराब होता है, खराब हो चुका है। इनफैक्ट होता क्या है, सो बेस्ट तरीका मशवरा। हाँ, लेकिन इसमें हमारा कसूर है, हाउ डेयर वी लेट दीज थिंग्स अपसेट आवर फैमिली लाइव्स। हमने ये ओपनिंग क्यों दी है? तो ये भी अच्छा, थोड़ा सा हमारा भी है ना। अब मेरी बात बताइए, आप और मैं, हम जाहिर है बहुत सी बातें जानते हैं, हम सियासतदानों को भी जानते हैं, हम सियासी मामलात को भी एक आम आदमी या औरत की निस्बत ज़रा निस्बतन ज़्यादा समझते हैं। व्हेन यू नो पीपल surrounding us on our dining table in our homes start arguing or discussion या debate शुरू हो जाती है, so my best course of action is that I stay quiet। क्योंकि आप खाना खाने बैठे हैं, आप क्या घर का माहौल सियासी चपकलिश को लेकर या बहस में पढ़कर ख़राब करेंगे, लेकिन ये आम लोगों को समझ में नहीं आता। बस ये वापस फिर वही बात आ गई तमीज़ और बदतमीज़ी की, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि एक इख्तलाफ राय है तो आप चुप हो जाएं, आप कहीं और निकल जाएं। मतलब कि एक वो बदतमीज़ी का एलिमेंट, एक लड़ाई का एलिमेंट, भाई बहनों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की आपस में ना बना, मतलब उन सर्कल्स में ना जाना जो आपको लगता है वो उस पॉलिटिकल, हालांकि उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा, एफिलिएशन बस होगी, एक पसंदीदगी होगी। आई मीन हाउ डीप इज़ दैट एनीवे? उसको इतना बड़ा क्या बना देना कि यहाँ दोस्तियाँ ही ख़त्म हो जाएँ, लेकिन ये हो रहा है। और जाहिर है कि आज पीटीआई ज़ेर अताब है ना, इससे पहले तो बरसरे इक़्तिदार थी। जब बरसरे इक़्तिदार थी तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी, वोटर, सपोर्टर, सिंपथाइज़र किसी भी महफिल में बैठ जाएं, आई डोंट नो क्या है शौक ये गुफ्तगू शुरू करने का, नहीं गुफ्तगू भी शुरू करने का। अब अरे भाई, अब आप लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, आप हुकूमत में हैं, अब आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन और व्हाट पॉइंट्स आर यू ट्राइंग टू मेक? ठीक है, मान लिया आप बेस्ट हैं, अब आप बरसर इक़्तिदार नहीं हैं, तब भी आप बेस्ट हैं। सो वो एवरी टाइम एंड अगेन whenever you are surrounded by a particular जमात supporter, you would know। और उसकी देखा था कि सारी पार्टीज आप ले लेना, वो अपने आप को बेस्ट कहना स्टार्ट हो गए और लड़ाई करके, मैं मतलब चपेट लगा के कि जी मैं बेस्ट हूँ, एक लेवल ही और कुछ हो चुका है। एनीवे, अच्छा जी, उमर चीमा वेट कर रहे हैं, चीमा हमारे साथ है, हम तो अपनी ये गप्पे लगाते ही रहेंगे। लेकिन उमर बताएं कि कुछ दिन पहले तक तहरीक इंसाफ जो है वो मुफाहमत मुज़ाकरात वाले मूड में थी, हमें नज़र आ रही थी, बल्कि संजानी जलसे के धुआंधार तकरीर के बाद भी ऐसा ही था। और फिर हुकूमत की जानिब से जो क्रैक डाउन हुआ, जिसके हम विजुअल्स भी दिखाते रहते हैं और उसकी भी आज तक समझ नहीं आई वाई, तो उसके बाद अब दोबारा गुस्सा आ चुका है, एंड विच एक्चुअली इज़ नेचुरल ऑल्सो। तो लहजे भी बदल गए हैं। क्या हुकूमत ये नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ मुफाहमत के मूड में रहे? यानी अगर आपका मूड हम चेंज होते हुए देख रहे होंगे तो हम ज़रा ऑफेंस पे आ जाएंगे, ये क्या हो रहा है? अच्छा, एक तो मैं नहीं समझता कि कोई पीटीआई वाले मुफाहमत के मूड में थे। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि हम क्या जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने एक दफ़ा इस चीज़ पर एग्री भी किया कि जब 22 अगस्त को जलसा मुलतवी करने का बताया गया और जो वजूहात बताई गई वो प्लाजिबल थी, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर लेते हैं, और गवर्नमेंट ने कहा कि हम 8 सितंबर को आपको अलाउ कर देंगे। और गवर्नमेंट के मानने की एक वजह यह भी थी कि इनको हाई कोर्ट भी ऑलरेडी आर्डर कर चुकी थी। बाकी ये है कि क्या गवर्नमेंट ने ये सारा खेल इसको ख़राब किया। इसमें एक तो बाहमी तौर पे दोनों में एक अदम एतमाद की फ़ज़ा है। हुकूमत का ये ख्याल था कि शायद ये कोई हमें सरप्राइज़ ना दें और इधर लोगों को इकट्ठा करके तो आगे कहीं अडियाला की तरफ रुख ना करें। तो अगर बहुत ज़्यादा मजमा इकट्ठा हो जाता है, जो कि पीटीआई के लिए इकट्ठा करना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, उनके लोग इतनी रुकावटों के बावजूद भी उन्होंने अपना एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस उनकी थी, बहुत ज़्यादा नहीं भी थी। तो अगर रुकावटों के साथ मुआवजना किया जाए तो ठीक ही उन्होंने जलसा कर लिया, और वो जलसा जो है वो उसमें जो तकरीरें हुई वो तो अभी तक गूंज रही हैं। तो इन्हें ये डर था, और इसका ज़िक्र जो महमूद खान अचकज़ैया उन्होंने भी अपनी तकरीर में किया कि हमारे दरमियान इमरान खान ने क्यों ना हम इधर से अडियाला की तरफ चलें। तो इन्हें ये था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाता है और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो ये नहीं चाहेंगे कि हो। और फिर कोई मुफाहमत वाली जो बात आपने की है, कोई पीटीआई
को मौजूदा हुकूमत के साथ तो को मुज़ाकरात करना भी नहीं चाहते, बल्कि एक दफ़ा इमरान खान ने कहा था कि शहबाज शरीफ से मैं क्या बात करूँ, उससे कोई मौसम का हाल डिस्कस करूँ। वो इनको पार्टी ही नहीं समझते, यानी कि ओवरऑल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो टेंशन चल रही है, उसमें वो समझते हैं कि या हम हैं यानी PTI है या इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उनको डिस्टेंस पे रख रही है और PTI को अगर को मुज़ाकरात करने में इंसेंटिव होगा तो उनके साथ होगा, तो वो हो नहीं रहा। हुकूमत जो है वो दरमियान में एक तरह की पोटेंशियल स्पॉइलर भी है, वो भी नहीं चाह रही कि इन दोनों की आपस में कोई ऐसी इंगेजमेंट हो कि जिधर मुफाहमत हो और ये दोबारा से आउट हो जाए। अच्छा, अब बताइएगा, अब इमरान खान और PTI जिस ट्रैक पर आ रहे हैं वो उनके कारकुनों को तो सर्टनली बहुत पसंद है, लेकिन हर किसी को नहीं आएगा ये पसंद, इसलिए भी कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। क्या समझा जाए? दूसरी तरफ से कोई इशारा मिला तो फिर दोबारा नरमी आ जाएगी। वैसे होता तो यही आया है और आई गेस यही होगा भी। देखिए, वो जो है ना इमरान खान की एक अप्रोच है और वो उसको बदल नहीं सकते। वो ये है कि वो फेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। वो ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं कर सकते, वो ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बंदा मेरे साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि मैं गोया कि मैं इन सब से बरतर हूँ और बाकी लोगों को चाहिए कि वो आएँ मेरे साथ, और अगर कोई मैंने गलती की है तो उसको भूल जाए। तो वो उनकी ये पॉलिसी है, यानी कि हार्ड लाइन है। और हार्ड लाइन आप ये देख लें कि इस टाइम जो PTI है वो एक इंतहा पसंदों की पार्टी बनती जा रही है कि उधर जो लोग एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं उनको ज़्यादा पजीराई मिलती है, उनको एक अच्छा ओहदा मिलता है, उनको ज़्यादा एक अटेंशन मिलती है। TV पर उनके बारे में होता है कि वो TV पर जाएं, सोशल मीडिया पर उनको जो एक हीरो बनाकर पेश किया जाता है, टिकटॉक्स उनकी ज़्यादा शेयर हो रही होती हैं। तो लिहाजा वो तो जो एक इंसेंटिव है उधर वो इसी तरह का इंतहा पसंदी वाला है। बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात है, मेरा तो एक कंसिडर्ड व्यू है, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ कि जो मौजूदा क़यादत है इस्टेब्लिशमेंट की, जो आर्मी चीफ़ हैं, इनकी मौजूदगी में मुझे इनके साथ को मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कोई खुदा ना सा ऐसी कोई गैर मामूली किस्म की सूरत या बहरान पैदा ना हो जाए कि जिधर तमाम जमातों को इकट्ठा करना ज़रूरी हो और ये हो जाए कि वो तब मुमकिन है कि अगर इमरान खान को रिहा किया जाए या उनको किसी तरह इंगेज किया जाए तो वो तब हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे इनके साथ मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी सूरत ये है कि मुज़ाकरात की एक सूरत ये हो सकती है जी कि माइनस इमरान खान के, इमरान खान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, कोई उनकी पार्टी का कोई और बंदा अगर वो अपना कोई नॉमिनी दें तो उसको, जैसे कोई नेशनल गवर्नमेंट है या कोई इस तरह का, या इवन के कोई PTI अगर गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उनको वो बनाने देंगे, लेकिन इमरान खान ही होंगे। तो इमरान खान जो है वो अपने अलावा तो पार्टी को वैसे ही फारिग समझते हैं, उनका नहीं ख्याल वो नहीं करेंगे कि उनके अलावा कोई बंदा जो है उनकी पोजीशन ले या वो हुकूमत करे। अगर इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना तो फिर ना इस जद्दोजहद का उनकी नज़र में फ़ायदा है और ना PTI की क़यादत का उनकी नज़र में कोई ऐसा फ़ायदा है उन्हें। बिल्कुल PTI को तसव्वुर भी वैसे नहीं किया जा सकता, माइनस इमरान खान तो मतलब वैसे ही नहीं किया जा सकता, और उनकी पार्टी तो बिल्कुल ऐसी कोई पेशकश बर्दाश्त भी नहीं करेगी। इन एनी केस ज़रा इस मौजू से थोड़ा सा हट कर उमर, एक ख़बर सामने आई है जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर सियासत में भरपूर मुतहर्रिक होने की ठान लिया है। वॉट एवर दैट मीन्स, ये तो आप हमें समझा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह क्या हो सकती है और पार्टी को इसका इसका फ़ायदा होगा, इसकी अब ज़रूरत भी है, या व्हाट आर योर थॉट्स? मेरे ख्याल के शुक्र करना चाहिए कि मियाँ साहब जो है उन्होंने एक उठान ली है। मियाँ साहब जो हैं उनकी उठान पर तो लोग बड़ी देर से उम्मीदें लगाए बैठे हैं जी कि मियाँ साहब इस दफ़ा फट जाना है, मियाँ साहब ने कोई बात कर देनी है और बाकियों ने देखते रह जाना है। मियाँ साहब जो हैं वो बोलते नहीं हैं, वो अगर बोलें तो वो 2017 से आगे आते नहीं हैं। वो 2017 की महंगाई के बताते रहते हैं कि उस टाइम कम थी, उसके बाद जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो या उन्हें एक लोगों पर शिकवा होता है जी कि लोग मेरे लिए नहीं निकले। तो मेरे ख्याल है कि मियाँ साहब को आना चाहिए, अगर वो पार्टी को अपनी को प्रिजाइड कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, तो उनकी अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में है, ओवरऑल सियासत के इंटरेस्ट में है कि वो एक्टिव हों। अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो इधर तो कोई और बयानिया है ही नहीं। एक चल रहा है और वो PTI का चल रहा है कि लोग ये भी बात करते हैं जी कि आप जो है यानी कि वो कहते हैं जी कि जो इमरान खान के नाकदीन हैं वो भी इमरान खान के जिक्र कर रहे होते हैं। मसला ये है कि इधर कोई और बात करने वाला नहीं है। इधर जो है सारी जो क़यादत है वो सोई हुई है, वो
उनके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है कि कोई इलेक्शन से पहले बात कर लेना। तो मियाँ साहब को उठना चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, उनकी पार्टी इस टाइम जंगलूद हो चुकी है। उनको उठना चाहिए, अपने लोगों को मुतहर्रिक करना चाहिए, एक जवाबी बयानिया लेके आना चाहिए। ये उनका दूसरों पर नहीं, अपनी पार्टी पर बड़ा एहसान होगा। ओवरऑल एक सियासत में अगर हम चाहते हैं कि फस्तायत का रास्ता रोकें तो बाकी पार्टियों को फाल होने की अशद ज़रूरत है। थैंक यू जी। लेट्स सी कि क्या होता है। अब मियाँ साहब ने ठान ली है, ठान तो ली है उन्होंने, अब वो इस पे कब तक अमल करते हैं यही देखना। वो कह रहे हैं कि पार्टी को मतलब जंग लगता जा रहा है और मियाँ साहब जो है वो 2017 की बातें अभी तक कर रहे हैं। एंड 2017 अब लगता है कोई 50 साल पहले था, बिकॉज थिंग्स हैव मूव्ड ऑन सो मच सिंस देन। मतलब अब तो पहले बदलाव आता था, कोई चेंजेस आते थे डेकेड्स में, और अब लाइक विद इन अ फ्यू ईयर्स यू थिंक एवरीथिंग हैज चेंज्ड। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज के दिन की अहमियत के बारे में आपको बताएंगे। आज 12 सितंबर है और 1965 की जंग पर नज़र डालें तो आज जंग का 6वां रोज़ था और आज के दिन की ख़ास बात पाक सरज़मीन का वो सरफरोश बेटा था जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया, निशान हैदर पाया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को हम याद कर रहे हैं, आज उनका 59वां यौम शहादत है। ये जो उस ज़माने के पीटीवी के बहुत पुराने ड्रामे भी बन गए थे ना इन पे, जिन्होंने एक आइकॉनिक एक उसको एक लाइफ दे दी। यू कुड एक्चुअली सी व्हाट माइट हैव गॉन ऑन देन एंड माइट हैव हैपेंड, वो बड़ा अमर कर दिया। एक तो जाहिर है वाक़या इतना इंस्पायरिंग, कहानी इतनी इंस्पायरिंग, फिर वो पीटीवी के ड्रामे, फिर नैयरा नूर साहिबा की आवाज़, द होल थिंग, द होल पैकेज, वो आपको एकदम से जगा देता है और एक एहसास होता है कि कितनी कुर्बानियाँ एग्जैक्टली कितनी कुर्बानियों के बाद हम लिटरली यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन फिर एहसास होता है हम कर क्या रहे हैं। तो ये बड़ी साइड बाय साइड चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा जी, अभी हम ज़रा अपडेट लेंगे, आपको देंगे अपडेट रहीम यार खान से। पंजाब के शहर रहीम यार खान में आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। वैसे तो एक मतलब नॉर्मल सी बात होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक सीट की हार जीत से असेंबली की फॉर्मेशन पे, लेकिन नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? मगर ये जो अभी माहौल बना हुआ है उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, तो बताएं। ऐसा ही है। अच्छा जी, तो बिल्कुल अब्दुल्ला ने सही कहा है कि ये इस्लामाबाद जलसे के बाद सियासी गर्मागर्मी ने बज़ाहिर इस गैर अहम से मुकाबले को भी काफ़ी ख़ास बना दिया है। और हल्का NA 171 रहीम यार खान 3 की ये नशिस्त PTI के रुकन असेंबली मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट के इंतकाल पर खाली हुई है और PTI की जानिब से अब यहाँ हसान मुस्तफ़ा उम्मीदवार हैं, यानी कि उन्हीं के बेटे और उनके मुकाबले में हैं पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन। सो इस पे अपडेट लेंगे हम। मलिक असलम हमारे साथ हैं फ्रॉम रहीम यार खान RYK, मुझे इसका मुखफ़्फ़ जो है ना रहीम यार खान का। में बैठ के उड़ के नहीं जा रहे। अच्छा ये बताइएगा मलिक असलम कि क्या माहौल है? नेचुरल ये जीत PTI की थी, वो इंतकाल हुआ उम्मीदवार का, उनके बेटे ही कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो माहौल अब है, जो सियासी माहौल है या हुकूमत में नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त कुछ और मामलात थे। लगता है आपको कि दीगर जमातों और पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड चांस? हाँ जी, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मखदूम रशीदुद्दीन, इन्हें जो है मुस्लिम लीग नून के भी हिमायत हासिल है और यहाँ पर बड़े बड़े जो है नाम थे, खुसरो बख्तियार और साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद, उनकी भी सपोर्ट हासिल है यहाँ पर। जो कि खुसरो बख्तियार पहले इसी नशस्त पर जो है इन्होंने शिक्स खाई थी PTI की कैंडिडेटों से, जो MP और MNA पर। अब जो है हसान मुस्तफ़ा जो एडवोकेट हैं, जो मुमताज़ मुस्तफ़ा के बेटे हैं, जो पहले MNA थे, उनके इंतकाल के बाद ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है हल्का NA 171 में। ये इंतखाबात होने जा रहे हैं यहाँ पर और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के माबेन यहाँ पर कांटे का मुकाबला जो है वो बताया जा रहा है और इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जारी है और लोग आ रहे हैं, लेकिन वो गहमा गहमी तो नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये है कि पोलिंग जारी है और ख़वातीन मर्द वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर 5 लाख से ज़ायद जो हैं वोटर्स हैं, जिसमें 2 लाख से ज़ायद ख़वातीन हैं और पोलिंग का अमल जारी है। बाज़ पोलिंग स्टेशनों पे कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान की कुछ शिकायत भी मौसूल हुई हैं, वहाँ सहूलतों का कुछ फुकदान था, फैंस नहीं है, गर्मी है, पंखे हैं,
पंखे नहीं हैं और चेयर्स जो हैं वो टूटी फूटी हैं। तो ये शिकायत तो आई हैं। ओवरऑल जो है अभी तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या सुनने में नहीं आया है। अलबत्ता पोलिंग जारी है। यहाँ पर 301 पोलिंग स्टेशन हैं और 301 ही प्रिजाइडिंग अफीसर हैं जो मुख्तलिफ़ मकामात पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं और वोट कास्ट किए जा रहे हैं। तमाम कैंडिडेट्स के जहाँ पर जो है वो एजेंट्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर मजमूई तौर पर जो है वो 7 उम्मीदवार हैं, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और तहरीक इंसाफ के माबेन जो है ये मुकाबला है। अच्छा मलिक असलम, ये बताएं कि इनसे पहले इनकी कोई कैंपेनिंग वगैरह हुई थी? ऑब्वियसली क्योंकि जगह भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों वोटर्स तो हैं रजिस्टर्ड इधर। तो कैंपेनिंग में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नज़र आया? इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि इलेक्शन जो आज हो रहा है, इससे पहले ज़ाहिर कैंपेन तो दोनों तरफ से चलाई गई है। अच्छा, ये चीज़ एक कुलिया सामने नज़र आता है हमें कि जब हम देखते हैं कि यूथ्स की बहुत बड़ी तादाद अगर पोलिंग स्टेशनों में मौजूद है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर यूथ्स नहीं है तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का समझो कि वे वोट है वो अभी तक जो है हमने जो देखा है यहाँ पर वो ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आई। इतनी गहमा गहमी नहीं है, लाइनें कतारें नहीं लगी हैं, लोग आ रहे हैं। और ये ज़ाहिर पीर का इलाका है, शहरी इलाका इसको तस्वर किया जाता है। दही इलाके में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही हमें जो गहमा गहमी जनरल इलेक्शन में। ज़ाहिर है ज़िमनी इलेक्शन है तो, लेकिन और यूथ भी बहुत कम अब तक नज़र आए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार अपने वोटर को घर से निकालने में कामयाब हो जाएगा, जो उम्मीदवार अपने वोटर को घर से पोलिंग स्टेशन तक निकालने में लाने में कामयाब हो जाएगा, उसके जीत के चांसेस ज़्यादा हैं? मेक सेंस नो? मलिक असलम, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल। वोटर्स जो जी अब आवाज़ आई। वोटर्स जो कैंडिडेट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं और अपने जो रक्षों के ज़रिए, कार के ज़रिए और जो वैन्स हैं उनके ज़रिए वोटर्स को लेकर आ रहे हैं। तो जो ये बात आपकी सही है, जो भी कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर निकाल कर ले आने में कामयाब होगा वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन पीटीआई के जो अरकान थे या उम्मीदवार वो हमेशा जो शिकायत करते तो नज़र आए हैं और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी काफ़ी जो है वो पुरुमीद हैं, क्योंकि ये जो हल्का है पहले यहाँ पर मखदूम आपस में जो है एक दूसरे के इलेक्शन में हिस्सा लेते थे, मगर आजकल जो है वो इकट्ठे हैं। मखदूम सैयद अहमद महमूद और खुसरो बख्तियार ये यहाँ पर हमारे इलाके के एक बड़े नाम है सियासी हवाले से, तो वो दोनों आपस में मुत्तफिक हैं और एक ही कैंडिडेट को जब वो सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है। मलिक असलम, थैंक यू फॉर द अपडेट एंड ऑफ कोर्स इसका नतीजा भी, रिजल्ट भी जल्दी निकल आएगा। अगर कॉरेस्पोंडेंट कह रहे हैं कि इतनी भी कतारें वगैरह नहीं लगी हुई, इट्स स्टिल अर्ली इन द डे, आई एम जस्ट वंडरिंग कि लोगों का कितना इंटरेस्ट होगा, बट वील फाइंड आउट। अभी हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे रहे और इंशाल्लाह कोई फटा शटा ना हो, ये उम्मीद हम अच्छा जी। अब वैसे तो हम एक अरसे से ही सियासी माहौल कशीदा देख रहे हैं और उसके बारे में हम बात भी करते रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 4-5 दिन में जो कुछ हुआ है वो इस खदशे को बढ़ाने के लिए काफ़ी है कि माहौल अब ऐसा ही रहेगा, इट्स नॉट गोना चेंज। और हमारी सभी सियासी जमात, बताती हूँ आपको क्यों, देखना अभी आप भी। तो हमारी सभी जो सियासी जमातें हैं अब्दुल्ला, सभी कायदीन और ख़ास तौर पर हुकूमत ख़ुद ये गारंटी कर रही है कि हम जो है ना एक वो विशियस सर्कल में फंस चुके हैं, दायरों में सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, वही मैं अब हम ये क्यों कह रहे हैं ये आप खुद देखिए। हम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, माहौल ख़राब किया था, तो इसके जवाब में पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। और हम, जब खान साहब वज़ीर आज़म था, मेरा कोई ज़ाती मुखालफत नहीं था। अब तो हम हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होता। अब ऐसे अगर चलना है चलते रहेंगे, मगर अफसोस इन बच्चों के जिनके मुस्तकबिल हमारे हाथ में है और हम इनकी किस्मत के साथ खेल रहे हैं। खुद वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया, तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने
जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, फिर हम में से ही होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा, ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए। सेटल करने हमें बंद करने होंगे, एक बदला छोड़ना पड़ेगा, वो बदला PMLN को छोड़ना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा, आपको हुकूमत भी मिलेगी, लेकिन जब आपको हुकूमत मिले तो फिर मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें। And you know what the tragedy is? कि अगर दोबारा आज जो ऑपोजिशन में हैं दोबारा उन्हें बरसरे इक़्तिदार आने का मौका मिलेगा तो ये वही कर रहे होंगे उस वक्त की ऑपोजिशन जमातों और लीडरान और अरकान के साथ जो आज इनके साथ हो रहा है। मसला ये नहीं है कि हो रहा है, मसला ये है कि ये होता रहेगा। हंसी आ रही है मुझे, इट्स बिकम अ जोक। मैंने आपको कहा था ना कि हालात बेहतर हो गए हैं। पाकिस्तान ने जापान को शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। कौमी टीम ने के सुफियान खान ने फैसला कुन गोल किया है। पाकिस्तानी हॉकी टीम ने मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने पर 2-1 से मैच जीत लिया है और कौमी टीम का ये तीसरा मैच था और चौथा मैच चीन के खिलाफ होगा। अब टेबल पर भारतीय टीम तीनों मैचेस जीतकर 9 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। पाकिस्तान और कोरिया 5-5 पॉइंट्स पर हैं, लेकिन बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर कोरिया दूसरे और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। तो अब हम अपनी टीम को मुबारकबाद दें या आपको, क्योंकि आपने ये प्रेडिक्ट किया नहीं, हमारी टीम को सर अपनी मुबारकबाद दें। एंड द बॉयज आर डूइंग वेल, गुड जॉब। यू नो, अब नए चेहरे हैं, हमें फाइनली कुछ नए हॉकी खिलाड़ियों का पता है। आपको पता है, सो एटलीस्ट उनके नामों से लोग वाकिफ हैं। बीच में एक एरा आया था, एक वक्त आया था जब लोग बस ओलंपियंस को याद करते थे। बीच में जो उस वक्त खेल रहे होते थे किसी को कोई नहीं पता था कि कौमी टीम कंप्राइजेस ऑफ हु। सो या देखिए, हमने एक गुड न्यूज़ दे ही दी, हमने मैनेज कर लिया कि हम पहले घंटे ऑफ जियो पाकिस्तान में आपको एक अच्छी खबर दे दें। एंड दिस वाज इट बाय द वे। तो अब हम देख लें और कुछ नहीं है आपके पास? नहीं है ना, अभी चुप करो भाई। नए टैलेंट की खोज के लिए दूरबीन लगा के हम देखेंगे चैंपियंस कप। यस, थोड़ी सी एक्साइटमेंट इसकी बिल्डअप हो रही है। एक तो आई लाइक्ड के वन ऑफ द टीम्स इज रीनेम्ड फ्रॉम वुल्व्स टू मारखोर। मारखोर इज न्यू एज और वो या इट्स बेटर नाउ। अच्छी बात है वैसे, पहले ही मारखोर होना चाहिए था, है ना। अच्छा, ट्रॉफी, हम आपको पता है सालों से ट्रॉफी में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। हालांकि कोई चांस नहीं है कि कभी मुझे और अब्दुल्ला को ऐसी कोई ट्रॉफी मिले, लेकिन हमें देखने का बड़ा शौक है, फिर हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। तो ये है ट्रॉफी। अब्दुल्ला, देखो कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। बस यू थिंक इट्स मेड ऑफ गोल्ड? नो मां, क्या हो गया? आई नो दैट। क्या गुलदान सा लग रहा है वैसे थोड़ा सा। आई लाइक इट। ये वेस्ट लग रहा है। फूल भी रख देते हैं। एनीवे, बड़ी कवर्टेड ट्रॉफी है और 5 कंटेंडिंग टीम्स हैं। लेट्स सी हुज गोइंग टू विन। आज से मुकाबले शुरू हो रहे हैं फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में। चैंपियंस कप का इफ्तिताही मैच शादाब खान की पैंथर्स और मोहम्मद रिजवान की मारखोर के दरमियान ये होगा मुकाबला। और ये ज़बरदस्त इवेंट जो है, आपको जल्दी से याद दिला दें, 12 से 29 सितंबर तक जारी रहेगा। चैंपियंस कप में मुल्क के 150 बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। कल काफ़ी लंबी चौड़ी हमारे फॉर्मर कैप्टन सरफराज से भी बातें हुई थी, मज़ा आया था। दैट वाज अ गुड टॉक वैसे। तो शायकीन जो हैं वो अच्छी क्रिकेट देखने के लिए तैयार हो जाएं इंशाल्लाह। वी आर होपिंग। और चैंपियंस कप के लिए 5 टीमें मद्दे मुकाबल आएंगी। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, रनर अप टीम को 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे इनामी रकम। 3 करोड़ जी, दैट्स क्वाइट अ नाइस अमाउंट। बट डिवाइड होंगे ना सब में। अच्छा, ओके, नॉट दैट गुड। नहीं, गुड। कोई तमाम टीमों के मेंटर्स, खिलाड़ी और कप्तान समझते हैं कि इवेंट से नया टैलेंट सामने लाने में बड़ी मदद मिलेगी। गुड ना। ओके, सो अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू बी सीन। लेट्स टॉक अबाउट, ज़रा हम पता करते हैं क्योंकि आज ही तो शुरू हो रहा है। और हमाद अहमद, नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही ऑफ कोर्स अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। 150 नौजवान आपको पता उतर रहे हैं मैदान में इन दिस टूर्नामेंट। सो या अच्छा, हमाद बताइए, तैयारियों का बताइए पहले तो, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये फैसलाबाद का क्रिकेट ग्राउंड जो है ये ऐसे इवेंट्स के लिए काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं हुआ। तो बताएं ज़रा कि क्या तैयारी है, लोग आ रहे हैं, क्या है? हाँ, एक्साइटमेंट है।
जी बिल्कुल जी, एक तवील अरसे के बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में क्रिकेट का जो मेला है वो सज रहा है। और इससे पहले जो पीसीबी की टीमों ने जली इंतज़ामिया के, क्योंकि ये ज़ेरे कंट्रोल है स्टेडियम, तो उनको टास्क दिया था कि जो भी इसमें कमियां हैं वो दूर की जाएं। और उसके बाद उन्होंने 2-3 बार विज़िट किया और उसके बाद ये जो टूर्नामेंट है चैम्पियन कप का, इसमें फ़ाइनल हुआ है और तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और स्टेडियम को जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर ली गई हैं। और आज से ये मैदान सज रहा है। तमाम जो 5 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं वो 6 सितंबर से उसके खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद मुख्तलिफ प्रैक्टिस सेशन हुए, इसके साथ वार्म अप मैच हुए। और जब भी ये खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर स्टेडियम में पहुँचते थे प्रैक्टिस के लिए, तो शायकीन जो हैं वो फैसलाबाद के वो ख़ास तौर पर क्रिकेट लवर्स हैं, एक बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तब से ही ये जोशो खरोश शुरू हो गया था और जिसको देख कर ये लग रहा है कि अब बाकायदा जब मैच शुरू होने जा रहे हैं तो क्रिकेट के नज़ारे देखने के लिए फैसलाबाद के शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख करेंगे। आज इसका इफ्ताही जो मैच है टूर्नामेंट का वो खेला जा रहा है। पैंथर और मारखोर, जिसका सबका नाम जो है वुल्व्स था, उसकी जो टीमें हैं वो मद्दे मुकाबल होंगी। दोपहर 3 बजे के करीब ये मैच शुरू होगा और इस टूर्नामेंट में 50 ओवर के जो मैचेस हैं वो सिंगल रोड की बुनियाद पर खेले जाएंगे और जो टॉप 4 साइड्स हैं वो प्ले ऑफ में जाएंगी। इस वक्त तैयारियां मुकम्मल हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो होटल से लेकर स्टेडियम तक जो रूट्स हैं, मुतल्लिका सड़कें हैं, वहाँ पर पुलिस की नफरी भी तैनात की गई है। इसके साथ ट्रैफिक का खुसूसी प्लान भी मुरतब कर लिया गया है। जी ठीक है जी। कोई इफ्तिताही तकरीब भी क्या होगी, कौन कौन आएगा, इस बारे में इत्तलात हैं आपके पास हमाद? या ओपनिंग सेरेमनी ऑफ दिस टूर्नामेंट या बस मैच शुरू हो जाएगा? जी, इस हवाले से बाकायदा तौर पर तो आगाह नहीं किया गया, लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज जो इफ्ताही मैच है उसके दौरान एक तकरीब भी मुनक्कद की जाएगी जिसमें गुलकार जो हैं वो मुख्तलिफ मदू किए गए हैं वो भी परफॉर्म करेंगे और इसके साथ शायकीन को क्रिकेट के साथ जो दूसरी इंटरटेनमेंट भी मिलेगी। जी अच्छा जी, भट्टी साहब हम बात कर रहे हैं जल्दी से हम अपने जो देखने वाले हैं उनको बता दें कि जो फैसलाबाद में से हमें देख रहे हैं, आप तो पहुंच जाए ना स्टेडियम, आपने तो वहां जाके देखना है। अदरवाइज यू कैन वॉच दीज मैचेस ऑन जियो सुपर। सो सारों के लिए हमने एक इंतज़ाम जो है वो कर दिया है। अब हम भट्टी साहब 150 नौजवान मैदान में उतरेंगे ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट। वैसे उम्मीद तो रखनी चाहिए, और ये 150 नया टैलेंट नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी अपनी फील्ड में खेलते हुए इस लेवल तक पहुंचे हैं, प्रोफेशनल्स हैं सारे। आपको लगता है कि वी कैन हैव सम रियली गुड नेम्स जो कि आगे हमारी पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा बन सकें फ्रॉम दिस? देखिए अब्दुल्ला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश तो बहुत अच्छी है। जिस तरह पीसीबी ने इस टूर्नामेंट की हाइप बनाई है और पीसीबी के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं पिछले 12-13 दिन से उन पर जितनी इस टूर्नामेंट की तशहीर हो रही है, तो लग रहा है कि कोई पाकिस्तान बड़ा टूर्नामेंट करवाने जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा मुझे उससे इख्तलाफ ये है कि एक तो ये जल्दबाजी में हो रहा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद कोई अपनी चीज मनवाना चाह रहा है। लेकिन किसी भी मुल्क में जब भी कोई बड़ा इवेंट करवाया जाता है उसकी तो एप्रिसिएशन जितनी की जाए वो कम है। लेकिन किसी भी मुल्क की जो बेस होती है वो ग्रास रूट क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट होती है। अब से 2 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट था उसका आगाज किया। पहले दिन के खेल के बाद अचानक उस टूर्नामेंट को इसलिए खत्म कर दिया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से वो टूर्नामेंट मुतासिर ना हो। मेरे ख्याल में जल्दबाजी का लफ्ज मैंने इसलिए यूज किया कि शायद पीसीबी के पास बेहतर प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, आप 15 दिन बाद नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल उस टूर्नामेंट को शुरू नहीं होना चाहिए था। तमाम टीमें पहुंच गई थी, पहले दिन के खेल के बाद उस टूर्नामेंट को खत्म कर दिया गया। ये बड़ी ही सरप्राइजिंग और काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग भी है कि इट्स अंडरस्टैंडेबल कि एक वक्त में 2 टूर्नामेंट ना हो, तो फिर शुरू नहीं होना चाहिए था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक तो स्केड्यूल नहीं होना चाहिए था, और अगर ये बीच में स्केड्यूल हो गया था तो फिर उसको पहले ही इन्फॉर्म करके डिले कर देते, राइट?
अब देखें ना, पहले दिन का खेल हुआ और जिन जिन सेंटर्स पर मैचेस हुए, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि वो परफॉर्मेंसेस जो है वो नल एंड वाइट हो गई। अब जब 15 दिन बाद टूर्नामेंट शुरू होगा, नए सिरे से होगा। फिर दिस इज व्हाट मेक्स बैड न्यूज़। खैर देखिए कितनी वैसे इमेच्योर हरकत है, कितनी इमेच्योर हरकत है, और जहां ऑलरेडी पीसीबी जो है दे कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ बैड मूव एनी मोर, उसमें इस किस्म की अहमकाना किस्म की, आई एम सॉरी बिकॉज़ इट्स चाइल्डिश, आई एम सॉरी बट इट्स काइंड ऑफ बचकाना। चाइल्डिश है ना कि हमने शुरू कर दिया, अच्छा पैसे भी लगाए होंगे उसमें, लेकिन अब हम आप ये बताइएगा, चलिए उस पे तो हमें कोई मिल जाएगा पीसीबी की तरफ से, तो हम जरूर पूछेंगे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई। लेकिन मार्कोर्स और पैंथर्स ऑन पेपर कौन सी टीम बेहतर लग रही है आपको भट्टी साहब? देखिए अब्दुल्ला, मेरा ख्याल में तमाम टीमें जो है वो बैलेंस है, और पीसीबी ने इस लिहाज से अच्छी मूव की है कि मिक्स एंड मैच है, कुछ प्लेयर वहां है कुछ वहां है। मेरे ख्याल में पैंथर्स की टीम थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट की जो सबसे अच्छी खुसूसियत है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में होनी चाहिए, कि पाकिस्तान के सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने बड़े टूर्नामेंट्स के एसओपीज हैं उनको यहाँ पर पीसीबी ने मुतारिफ करवाया, और सबसे बढ़कर ये कि प्राइज मनी अच्छी है। फिर इसी टूर्नामेंट के चक्कर में जो फैसलाबाद का सेंटर है वो रिवाइव हो गया है, क्योंकि पिछले 8-9 साल से इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो था, अब से बल्कि कोई 3-4 हफ्ते पहले सोहेल इमरान ने एक स्टोरी की थी कि ये टूर्नामेंट, ये सेंटर जो था ये तो खंडर का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन जब पीसीबी की इस पे नजर पड़ी तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये टूर्नामेंट टेक ओवर करके इस पे अच्छा खासा, बिल्कुल हम भी बड़े इंट्रीग थे, क्योंकि इस फैसलाबाद स्टेडियम जो है इसकी बड़ी हिस्ट्री भी है। हमाद, इसीलिए हम आपसे भी पूछना चाह रहे हैं कि तैयारियां क्या क्या हैं, मतलब 5 टीमें हैं, और शायकीन क्या फैसलाबाद के जो लोग रहने वाले हैं वो एक्साइटेड हैं कि वो फाइनली अपने ही शहर में जाके मैचेस दे सकते हैं, बैनर्स लगे हुए, मतलब किस तरह प्रमोट किया जा रहा है इसको वहाँ, ये बताएं। जी हुमा, फैसलाबाद के जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो काफ़ी अरसे से मुंतज़िर थे कि यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट हो, और जब भी कोई टूर्नामेंट होता था, जब भी कोई चैम्पियनशिप होती थी, फैसलाबाद को नज़रअंदाज किया जाता था, तो शहरियों की जानब से मुतालबा किया जाता था कि यहाँ पर भी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए। तो अब उनकी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, और इसको हम देख रहे थे कि जब प्रैक्टिस सेशन हो रहे थे उसके दौरान शहरियों की बड़ी तादाद में यहाँ पर आमद होती थी, और स्टेडियम के बाहर भी और अंदर भी इंक्लूजन्स में भी बड़ी तादाद में प्रैक्टिस के दौरान भी जो शायकीन हैं वो नज़र आते थे, जो शुक्रोश का मुजाहरा करते थे, उस नारेबाजी होती थी। और शहर मौसम कैसा है जो सोशल ये बताइए, फैसलाबाद में हब्स है, गर्मी पड़ रही है, या शाम में ज़रा बेहतर हो जाता है मौसम? जी पिछले एक हफ्ते से फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, और हबस भी है, उसकी शिद्दत भी बढ़ी है। और कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो यहाँ पर सवाल भी किया गया कि खिलाड़ियों से कि इस गर्मी में कैसे खेलेंगे, तो उनका ये बड़ा जुगत वाला अंदाज़ था कि फैसलाबाद में बैठे थे कि उन्होंने कहा सिर्फ रंग काला होगा, हमें खिलाड़ियों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी परफॉर्मेंस भरपूर तरीके से देंगे। वैसे इनको रंग काला होने पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बहुत से जो है वो बड़ी ऐसी चीज़ें भी इंडोर्स करते हैं जिसमें वो गोरे गोरे रहे तो ये तो फ़र्क पड़ेगा उनको। अच्छा भट्टी साहब, कमिंग बैक टू यू, प्लेयर्स जो हैं हमारे, जैसे मोहम्मद रिजवान की आज हम अभी की टीमों की बात कर रहे हैं, मारखोर को लीड करेंगे, पैंथर को शादाब खान लीड करेंगे, इन्होंने नई तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई होगी अपने जो उनके प्लेइंग 11 है उनके साथ, कोई डिफरेंट चीज़ आपको लगता है? बिकॉज हर किसी के लिए लर्न करने का, ग्रो करने का बहुत ज़्यादा रूम है, और अभी हमारी आप क्रिकेट पिछले 1-1.5 साल में देख ही रहे हैं कि किधर पहुंची हुई है, तो कोई नया ट्विस्ट देखने वाले हैं इधर? देखिए, नया ट्विस्ट तो ये है कि पीसीबी ने फिटनेस टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, बल्कि पाकिस्तान अंडर-19 के जो कप्तान थे बेग साहब, वो अंडर-19 कप्तान जो है वो फिटनेस टेस्ट में फेल हुए, तो उन्हें किसी भी टीम में शामिल नहीं किया गया। तो हम बार बार पहले भी बात करते रहे कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए फिटनेस का बहुत होना जरूरी था, तो पीसीबी ने उन्हीं प्लेयर्स को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दी है।
जो फुली फिट है, जो फुली कमिटेड है। लेकिन जो हमारे पिछले दिनों 2 कप्तान रहे हैं, हम टेस्ट फॉर्मेट में देख लें, वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान थे, वो किसी टीम के कप्तान नहीं है। शान मसूद पिछले दिनों टेस्ट टीम के कप्तान थे, वो कप्तान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो 5 बड़े दिमाग हैं, जो 5 बड़े फॉर्मर ग्रेड्स हैं, जिनमें वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद और शोएब मलिक, तो उनको मेंटोर बनाकर एक नया कॉन्सेप्ट पीसीबी ने इंट्रोड्यूस करवाया। और इन मेंटोर्स को, जिस तरह आपके प्रोग्राम में ही कल सरफराज अहमद कह रहे थे कि अब पूरे साल वो जी, ये सिर्फ इस टूर्नामेंट तक महदूद नहीं है इनकी जिम्मेदारी। जी हाँ, इट इज अ वास्ट रोल। जी हाँ, बड़ा रोल है। फिर इन मेंटोर्स की जो रिपोर्ट्स होंगी उन पर पीसीबी अब आगे ऑपरेट करेगा। लेकिन जो एक थोड़ा सा, अगेन सुबह का टाइम है, पीसीबी कहेगा शायद इसमें से गलतियां ढूंढ रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स रहे हैं वो भी इस चीज की निशानदेही करते रहे कि इस वक्त जब ये टूर्नामेंट हो रहा है, अगर इस वक्त 4 डे टूर्नामेंट करवा दिया जाता तो हमें इंग्लैंड की सीरीज की तैयारी का मौका मिल जाता, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ हमने 3 टेस्ट मैच खेलने। लेकिन ये वनडे टीम से अगर कोई टैलेंट निकल भी गया तो क्या उसको टेस्ट मैच में मौका दिया जाएगा? फिर भी पता तो थोड़ी सी सेंस एंड फील आ जाती है भट्टी साहब। अगर वनडे, दिस इज नॉट T20, दिस इज नॉट 4 ओवर नहीं हो रहे, दिस इज 50 ओवर गेम। सेंस एंड फील थोड़ी सी आपको लगता है कि आ जाएगी। अगर कोई नया टैलेंट निकलेगा तो एटलीस्ट यू वुड नो कि आप आगे उसे लेके जा सकते हैं, इवन इन टेस्ट। शायद टेक्निकली देख रहे हो कि कौन सा साउंड प्लेयर उनको कोई नजर आ रहा हो, मतलब देखें भी मैनी रीजंस। भट्टी साहब देखिए, हमारे यहाँ माजी में ये होता रहा कि बहुत सारे अपकमिंग प्लेयर्स जो थे वो अंडर 19 लेवल पर या उसके बाद परफॉर्म करते करते अचानक सिस्टम से गायब हो जाते। अब मोहसिन नकवी साहब ने यही हिदायत की है कि भाई इन प्लेयर्स को फॉलो अप करना है, इनको नजरअंदाज नहीं करना। ये प्लेयर जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सरफराज अहमद, शोएब मलिक, वकार यूनुस, मिसबाह और सकलैन मुश्ताक इन पर काम करेंगे। और कोचेस जो है उनको भी बहुत प्रोफेशनल अंदाज में कहा गया है कि इन प्लेयर्स का टैलेंट जो है वो जाया नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल तो देखें ये एक अच्छी मूव है। चले वनडे टूर्नामेंट ही सही, लेकिन इतना अच्छा वनडे टूर्नामेंट मेरा ख्याल में हमने माजी में पाकिस्तान में और इतना ग्रैंड और इतना बड़ा और इतना सेलिब्रेटेड अभी से ही। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारा फाइनली बस एक बात बता दें हमारा जल्दी से कि ये टिकटेड इवेंट है जी। बाज एनक्लेव्स फ्री होंगे, बाज टिकट हैं। क्या सीन है टिकटों का भाई? तो मतलब फरोख्त हुए हैं टिकट्स, तो हम एक सेंस लेना चाह रहे हैं कि लोगों का क्या इंटरेस्ट है और आएंगे। जी फैसलाबाद के शाहीन के शौक़ को देखते हुए पीसीबी की जानब से ये फैसला किया गया था कि 22 सितंबर तक के जो मैचेस हैं वो टिकट फ्री होंगे। और कुछ जो टिकट रखे गए हैं जो वीआईपी इंक्लूजर्स के हैं वो भी उनकी भी फ़रोख्त हुई है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि कोई टिकट भी नहीं है तो बड़ी तादाद में यहाँ पर क्राउड आएगा और वो क्रिकेट को भी एंजॉय करेगा और खिलाड़ी भी यहाँ के शाहीन को एंजॉय करेंगे। गॉट इट। हमाद अहमद, नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैसलाबाद। भट्टी साहब थैंक यू। बहुत सारी फ्री एंट्री भी है भाई, आप जाएं। अब तो पहुंचे। और लड़कियां भी, बिकॉज देयर सो मच इंटरेस्ट लड़कियों का भी इन क्रिकेट। सो आपको पता है फैसलाबाद में इतने अरसे बाद इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, लोग आएंगे 100% आएंगे। और अगर आप नहीं है फैसलाबाद में तो आप कहाँ देखेंगे? ओनली ऑन जियो सुपर, पाकिस्तान फर्स्ट स्पोर्ट्स चैनल। ओके, मूविंग ऑन। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है और महंगाई में कमी के बायस तवक्को की जा रही है कि शरह सूद में कुछ ना कुछ कमी होगी। सनतकार और ताजरों की बात की जाए तो वो कम अज़ कम 5% कमी का मुतालबा कर रहे हैं और मौजूदा शरह सूद 19.5% है, जबकि अफरात ज़र की शरह अगस्त में 9.6% 9.6% रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में हकीकी शरह सूद जो थी वो 10% तक पहुँच गई। मालियाती माहिरीन आमतौर पर 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को कर रहे हैं। बाज़ ने 200 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की पेशगोई की है। सनती रहनुमा इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करने के लिए 500 बेसिस पॉइंट्स की मज़ीद कमी का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 माह के दौरान अफरात ज़र की शरह में तेज़ी से कमी ने हुकूमत को निजी शोबे में लिक्विडिटी लाने और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने का मौका सर्टनली फ़राहम किया है। इसी पर हम बात करेंगे। माशी तज्ज़ियाकार खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू खुरम साहब।
खुर्रम साहब, महंगाई के आदाद शुमार हमारे सामने आए, स्टेट बैंक के कमिटमेंट भी सभी जानते हैं और जो सूरत हाल है ओवरऑल इकोनॉमी की उससे भी सभी वाकिफ़ हैं। कितनी कमी हो सकती है आपको लगता है आज? मतलब है और मार्केट का एक कंसेंसस है, स्ट्रीट फोरकास्ट जिसे कहते हैं, स्ट्रीट कंसेंसस कहते हैं, वो बेसिकली ये है कि कम से कम 100 बेसिस पॉइंट और 200 बेसिस पॉइंट जो है एक बेस केस समझा जा रहा है, यानी कि एक एवरेज फोरकास्ट जो है वो 200 बेसिस पॉइंट कट की है, क्योंकि रूम अच्छा खासा है और इन्फ्लेशन जो पिछले महीने की आई है उसकी पेस काफ़ी कम हो गई है। और ऑफ कोर्स आपको पता है 2 साल जो है हाई बेस इन्फ्लेशन थी, इन्फ्लेशन के रेट बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से अब बेस काफ़ी बड़ा हो गया, तो उस वजह से इन्फ्लेशन का नंबर छोटा आ रहा है। और उसके अंदर जो स्पेस है वो तकरीबन कोई 1000 बेसिस पॉइंट यानी कि 10 परसेंटेज पॉइंट्स की है, 10% तक की है। बट रेट का ऑफ कोर्स इतना नहीं हो सकता, क्योंकि हमें रियल इंटरेस्ट रेट्स भी पॉजिटिव रखने हैं, IMF प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक अच्छा कट होगा जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिवाइवल की उम्मीद है और आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो नीचे जाएगा, ना सिर्फ इस मॉनेटरी पॉलिसी में बल्कि ये जो इस महीने में हम जो बात कर रहे हैं सितंबर में, इसकी इन्फ्लेशन भी कम आने की तवक्को है, यानी कि 7-8-8.5% तक इसका भी पेस रहेगा, जिसकी वजह से जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है तो 10% से नीचे आ सकता है, जो कि एक और अच्छा रूम देगा नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कि मजीद जो है रेट में कमी होगा। चलिए लेट्स सी होता क्या है, लेकिन फिर भी हम जरा बात कर लेते हैं इस पर कि इशारे आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में 1.5-2% कमी हो सकती है, जबकि सनतकार ताजर जो हैं वो समझते हैं और चाहते भी हैं कि 5-6% कमी की जानी चाहिए और फ़ायदा तभी होगा। तो आपको भी लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए? देखें, जो कमी है उसमें 600 बेसिस पॉइंट यानी कि 6% की कमी की जा सकती है, और अभी हम बैठे हैं 19.5% पॉलिसी रेट पर। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जो मार्केट के रेट्स हैं, यानी कि जो काइबॉर है जिस पे बैंक्स जो है वो लेंडिंग करते हैं, उसके अलावा जो टी बिल्स के रेट्स हैं, जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के रेट्स हैं, सकूक इस्लामिक बॉन्ड्स की जो रेट्स हैं, ये ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, यानी कि मार्केट इसको ऑलरेडी एडजस्ट कर चुकी है। लेकिन ये बेंचमार्क रेट है, इसका बेंचमार्क जो है वो नीचे आना जरूरी होता है ताकि अक्रॉस द बोर्ड एडजस्टमेंट सही हो जाए। तो मेरे ख्याल में 600 बेसिस पॉइंट की बिल्कुल जगह है। ताजर हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सही है कि 600 बेसिस पॉइंट की कमी की जा सकती है, लेकिन ये वन गो में होना मुश्किल होता है, क्योंकि हम ग्रेजुअल चलें, एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलें। स्टेट बैंक एक बड़ा सेंसिटिव तरीके से वो चलता है, बड़ा उसका जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भी होती है। तो मेरे ख्याल में रेट कट हो सकता है, बट मुझे लगता है कि एक नहीं 1-2 मॉनेटरी पॉलिसी में जाके ये शरह जो पॉलिसी रेट है, जिसे हम शरह नफा भी कहते हैं, जो कहना भी चाहिए, तो ये जो है ना रेट कट हो जाता है, दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा हो सकता है। अच्छा खुर्रम साहब, इंटरेस्ट रेट में कमी के साथ जो दूसरी अहम चीज़ मईशत के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकती है वो है IMF डील। अब आज की तारीख में आपको लगता है कि हम IMF डील के करीब पहुंच गए हैं या अभी हैं कॉम्प्लिकेशंस? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। जी बिल्कुल करीब हैं। कुछ फाइनेंसिंग गैप्स हैं, $2 बिलियन अगले 2 सालों में ईच ईयर में अरेंज करने, वो मेरे ख्याल में इतना बड़ा कोई इशू नहीं होना चाहिए। 12 बिलियन का रोल ओवर है, उस पर काफ़ी काम हो चुका है और आई एम श्योर कि इस महीने में IMF की डील क्लोज हो जाएगी और हो जानी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी डील क्लोज होगी उतना ज़्यादा हमारे जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो बेहतर होगा, हमारी करेंसी पे बेहतर उसका असर पड़ेगा, हमारे पास एक्सटर्नल अकाउंट पे ज़्यादा बेहतर असर पड़ेगा, हमारे क्रेडिटर्स इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ साथ ये जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ रही है, ये दोनों मिल के पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टोरी है वो बेहतर कर सकते हैं, जो आपके मैक्रो जो इंडिकेटर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं तो एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी इन्वेस्टेबल एनवायरनमेंट दोबारा से शुरू हो सकता है। अब ये करना है कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, ताकि हमारा एक सस्टेनेबल जो है ना टर्न अराउंड हो, इकोनॉमी हो करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू खुर्रम शहजाद फॉर लेट्स सी आज क्या होता है। Yeah, of course we'll keep you posted. All right, let's go आगे। हाँ, अच्छा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा खतरनाक है भाई, नहीं होना चाहिए। इतना कुछ हो रहा है कि इसके बारे में लेजिस्लेशन होगी, ये नहीं सोचा था। ये हो तो कभी से तब से ही रहा है, लेकिन इसके बारे में लेजिस्लेशन पहले ही हो जानी चाहिए। मुझे लग रहा था लोगों को अकल आ गई होगी अब्दुल्ला, मतलब हम एक इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि नहीं एक्चुअली लेजिस्लेशन होगी तो खौफ आएगा। बात हो रही है जादू टोने की, और जादू टोने करने वाले होशियार हो जाएं। जादू टोना किसी और को महंगा पड़े ना पड़े, लेकिन करने वालों को ज़रूर महंगा पड़ेगा।
बल्कि जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। सेनेटर समीना मुमताज़ की जानिब से फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है और बिल में कहा गया है कि जो शख्स जादू करे या उसकी तशहीर करे उसे 6 महीने से 7 साल तक कैद होनी चाहिए भी, और जुर्म के मुर्तकब को 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जादू टोना करना नाकाबिले ज़मानत जुर्म भी तस्वुर होगा। कौन कर रहा है जादू टोना? क्यों कर रहे हैं? सेनेटर समीना मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और क्या पहले इस सिलसिले में कोई कानून साजी मौजूद नहीं है। शुक्रिया सेनेटर साहिबा। सेनेटर साहिबा, आपके जहन में बहुत अरसे से था ये मामला या आपको किसी ने कहा कि अब इस सिलसिले में कानून साजी होनी चाहिए? लगा, आपकी नॉलेज में आया कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है बात? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि आप जब शहरों से गुजरते हैं या कहीं से भी और आप सोशल मीडिया के ऊपर भी चीज़ें देखते हैं एंड दिस हैज़ गॉटन आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे मैंने कहा है कि ये एक माफिया बन गया है एंड एक बिल पहले भी पास हुआ था इसके ऊपर हमारे सेनेट के अंदर, 2017 के अंदर ये प्रेजेंट हुआ था, लेकिन उसके ऊपर आगे ये प्रोग्रेस नहीं हो सकी क्योंकि इतने ज़्यादा माफियाज बैक्ड अप है पॉलिटिकल पार्टीज से भी। और ये देखते हैं कि इतना ये ग्रोथ हो गई है इसकी कि बीबियां, फकीर, बंगाली बाबाज, ये सारे के सारे करप्ट कर दिया इन्होंने पूरा का पूरा हमारे नेशन को, और हिप्नोटाइज करके इतने गलत काम करा देते हैं इन लोगों से कि बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आई थॉट दिस वाज वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें एड्रेस करनी चाहिए। हम दोबारा सेनेटर साहिबा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017 का बिल का जब आपने जिक्र किया है तो उसके बाद उस पर ज्यादा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट था या ऑपोजिशन थी? जी लैक ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा आई थिंक बैकअप था। क्यों? लाइक आई सेड कि जैसे बिकॉज जी द थिंग इज कि ये हमारे एक बिजनेस बन गया है ना, मनी मेकिंग बिजनेस है। हमारे पॉलिटिशियंस भी इन लोगों के पास जाते हैं। हम क्या ये समझें कि हमारे जो सियासतदान जो ऐवानों में बैठे हैं, अगर इस किस्म का बिल आ रहा था तो उन्होंने ऑपोजिशन की क्यों? क्योंकि वो खुद हम क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट वर्ड शुड बी पुट। हमें तो लग रहा है कि आंखें बंद करके इस चीज को पास कर देना चाहिए बिकॉज ये तो एवरीबॉडी वो खुद भी इन चीजों पे डिपेंडेंट है। आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, 2017 में ये पास हुआ था बिल, लेकिन आगे परसू नहीं हुआ। ये डिफरेंस था, किसी ने आगे इसको परसू नहीं किया। एंड यहाँ पे अभी व्हाट वी डिड वाज वी ब्रॉट इन अमेंडमेंट। हमें क्रिमिनल हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके अंदर हमने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। इसके अंदर हमने पनिशमेंट दे दिए हैं कि अरेस्ट कर दें और 10 लाख रुपए की पनिशमेंट है, फाइन उसके ऊपर, और आई थिंक 7 साल की सजा है जो आइडेंटिफाई ब्लैक मैजिक को करेगा। अच्छा, इस मर्तबा अब आइडेंटिफिकेशन का भी तो मसला है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई कानून बनता है खदशा होता है कि कहीं मिसयूज ना हो। सो उसका क्या तरीका कार होगा? अभी तो ये हमने प्रेजेंट किया है एंड इंशाल्लाह जी प्रेजेंटेड एंड एक्सेप्टेड बाय द सेनेट एंड इट विल गो इनटू द कमिटी। जो प्रोसीजर होता है we will discuss with our colleagues over there and then with obviously the bureaucrats as well. हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके साथ ही डिस्कशन होगी and then we'll add on people's suggestions and more recommendations. फिर इसके जब वो then the process is it goes to the National Assembly and then from there the rules and once it's accepted there then rules and regulations are made on it. तो obviously हर अच्छे काम में आपको पता है हर जगह पे hindrances होते हैं, तो यहाँ पे भी होंगे, लेकिन we'll make sure that we curb that and we overpower them inshallah. How do you see it helping the general public? मतलब इसके केसेस कैसे बनेंगे कि अगर कोई सस्पेक्ट करे कि मुझ पे जादू हुआ है या इस शख्स ने किया है, नहीं जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई, ठीक है, या फिर कोई आइडेंटिफाई करे जिन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, आस्थाने बनाए हुए हैं, फूंके मार रहे हैं, बकरे ले रहे हैं। आप देखें एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही जगहें जाके छापे होने चाहिए वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे देखना चाहिए कि ऑब्वियसली ये जो एडवर्टाइज करते हैं, देखिए आपके पास क्लियरली लिखा हुआ है कि जी महबूब आपके कदमों के अंदर, पता नहीं रैंडम चीजें लिखी हुई होती हैं, दीवारों के ऊपर नंबर्स दिए होते हैं, बंगाली बाबा आपको जो परेशानी है, आपको नौकरी का मसला है, आजकल तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये इश्यूज हैं,
बहुत सारे मतलब इसको बहुत सारे डिफरेंट नाम्स दिए जाते हैं। काला जादू हो जाए, टोना होता है, जादू टोना होता है, एंड गॉड नोज व्हाट दे कॉल इट। एंड हमारा ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि जी बंगाली बाबा हो गया या मौलवी हो गए। यहाँ पे तो बीबियां भी करती हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे मिसयूज किया जा रहा है हमारे रिलीजन को, जिसमें ये इजाजत नहीं है। दिस इज illegal non-religious thing that needs to stop. So that's the reason why we brought this we made amendment in this act. And when you did made amendment और आप ये you brought this up और इसे criminalize किया आपने, आपको इस मर्तबा कोई ऑपोजिशन थी या किसी ने आके डिस्कशन की कि ये देख लें, इस पे जरा लीनियंसी बरतें या? Not at all. Not at all. Not at all. Not yet. Not at all. But maybe they have recommendations. Maybe they don't accept it. We don't know. Matlab, once it's in the committee for discussion, I'll keep you updated, and I hope that my request. ये हम पुश करें, किसी हम तवक्को करें कि वफाक से निकलकर फिर ये सूबे अपनी सतह पे भी इस मामले पे आगे बढ़ेंगे और इसमें अगर सजाएं हैं भी तो उन्हें जरा सीरियस किया जाए, क्योंकि आवाम को लूटने का पूरा हरबा है। को भी तो अवेयरनेस देनी है ना कि बेवकूफ ना बने। जी जी सेनेटर साहिबा, सही बात है ना? एग्जैक्टली एंड देखें, ये चीजें अवेयरनेस के लिए हैं, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा इसको एंडोर्स भी करता है इन बातों को कि लोग, क्योंकि आपके पास भले कुछ ना हो, आपके पास एक मोबाइल जरूर होगा, भले वो लोअर तबका हो या ऊपर वाला। और इसमें टिकटॉक पे बहुत ऐसा कंटेंट आ रहा होता है। एंड यू नो व्हाट द रिडिकुलस थिंग इज कि आप ये सोचें कि आप ये चीज भूल जाते हैं कि अल्लाह की जात के अलावा और कोई जात नहीं है दैट कैन हेल्प यू। आप एक इंसान से क्या तवक्को कर सकते हैं? आप किसी को कोई तकलीफ देने से आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट जो हमारे अल्लाह मियाँ ने हमें कुरान पाक में दिया है, हम उस बुक को फॉलो करने के बजाय उसको हम उल्टा इस्तेमाल करके और मतलब ये गंद और फसाद और ये लोग जला देते हैं अपनी बहुओं को, क्योंकि वो बेटा नहीं पैदा कर सकती या बच्चा नहीं पैदा कर सकती। मतलब इलाज कराने के बजाय उस बेचारी को तशद्दुद किया जाता है या मारा जाता है। और ये बाबों के पास लेके जाते हैं ना, फिर ऐसे बाबों पे हाथ पड़ना चाहिए। दुश्मन, अगर आपकी दुश्मनी है किसी के साथ तो आपको बोला जाएगा, कोई मौलवी आपको बोल देगा जाओ, जो बाबा होते हैं जो भी, वो आपको बोलेंगे जाएं और इसकी मेल औलाद को मार दें। ऐसे पता नहीं उसके बाल ले आओ, इसके हाइजीनिक चीजें, ब्लड, ये वो। सनत साहिबा, बहुत अच्छी बात है कि आप इसको परसू कर रही हैं और ये मंजर आम पे बात आ रही है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आम जो लोग हैं वो इसको समझ नहीं रहे। ये तालीम की कमी हुई, ये जहालत हुई कि अभी तक लोग जो हैं ऐसी चीज़ों को मानते हैं कि किसी बाबा, किसी फकीर, किसी बीबी को बुला लो तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। मतलब ये बड़ी रिग्रेसिव थॉट बड़ी बात ये है कि अगर इनसे जिंदगियां बेहतर हो रही होती तो ये सबसे पहले अपनी जिंदगियां बेहतर ना कर लेते। एग्जैक्टली एंड ये चीज है कि अगर वो खुद अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते या कहीं तरक्की कर सकते तो वहाँ बैठ के आपको। थैंक यू आपका समीना जी, अभी वक्त हमारा में, लेकिन ये सड़क पर बैठा हुआ गलाजत के ढेर में लिपटा हुआ कोई शख्स आपकी जिंदगी क्या बेहतर करेगा? वो पहले अपने आप को ठीक कर लेता ना, अगर उसके पास इतनी कोई करामात होती तो। लेकिन कौन लोग हैं जो जादू टोने कर रहे हैं? मैं तो उधर फंस गई हूँ। व्हाट इज गोइंग ऑन? मैं ब्रेक लेते हैं, बताता हूँ। आज के दौर में मतलब व्हाट यू नो, अभी टिकटॉक खोलें आपको 6-7 इश्तिहार नजर आएंगे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑन टिकटॉक। अच्छा जी, क्या इंस्पायरिंग कहानियाँ आती हैं हमारे पास। वैसे तो हम अक्सर को पैमाओं को शो में बुलाते रहते हैं, लेकिन और आज भी हमने ऐसी मेहमान जो हैं उनको दावत दी है, हमारे साथ हैं, लेकिन इनकी स्टोरी जो है वो कुछ अलग है। अब्दुल्ला, स्टोरी सुनने वाली है। बताएं, मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी ये है कि लंडी कोतल से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर शाहिदा आफरीदी एक सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट है, जो इट्सेल्फ बहुत मुश्किल काम है। मुत्तहिदा अरब अमारात में काम कर चुकी हैं, आजकल पाकिस्तान में अपने काम को कंटिन्यू कर रही हैं और उसके साथ साथ उन्होंने इरादा किया कि वो प्रोफेशनल को पहमाओं की तरह पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियाँ सर कर लें, और हाल ही में उन्होंने एक चोटी भी सर की है। चोटी का नाम भी है ना, वेट करें, इसको चोटी का नाम है, मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जरा केशरब्रम 2। हम ये पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से, हम ना स्ट्रेस ना लें आप। डॉक्टर शाहिदा आफरीदी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा, क्या ज़बरदस्त बात है। क्या हम इस बात को ये समझें कि आपका इंटरेस्ट हमेशा से था, बट यू वर स्टडिंग, देन यू हैड अ प्रोफेशनल लाइफ, यू हैड किड्स एंड यू कुडंट परस्यू योर पैशन जो अब आके निकला, या फिर पैशन भी अभी हुआ?
नहीं, पैशन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ इन ओवर द लास्ट 5 years। और उससे पहले वाकई आपकी बात सही है कि जी उससे पहले डॉक्टर बनना था, अच्छा डॉक्टर बनना था, ट्रेनिंग करनी थी। एंड आई हैव अ डॉटर हू इज जस्ट टर्न्ड 18 एंड पिछले 5 साल में ये शौक आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हुआ। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप से इंस्पायर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी भी ऑल्दो टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन जब 18 साल के बच्चे हो जाएं यानी बच्चे जवान हो जाएं तो फिर जो है ना वालिदैन बिल्कुल ही किसी एडवेंचर की तरफ जाने का सोचते भी नहीं है, शौक तो बिल्कुल ही साइड पे रख देते हैं, सोचते भी नहीं है, फिर बस पहले शुरू से बच्चों में लगे होते हैं और बाद में तो अपने आप को छोड़ ही देते हैं। सो व्हाट वाज दैट मोमेंट या फिर इंसिडेंट या फिर वाकया या लम्हा जब ये आपने सोचा कि अच्छा ये मैं कर सकती हूँ, ये मुझे करना चाहिए? बड़ा स्टेप बिल्कुल भी शुरू से नहीं लिया, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप करके। और आई लाइक टू डू थिंग्स कि हम पूरे तरीके से तैयार हो के अच्छे तरीके से चीज़ को समझ के फिर करें। जब 2020 में हम दुबई से वापस आए, माय डॉटर वाज अ टीनेजर, मैं आई हैड टर्न्ड 40 एंड हेल्थ कंसर्न्स थे। मैं अपनी फ्रेंड्स, अपने मेंटोर को छोड़ के आई थी। मुझे अपनी बेटी के साथ टीनेजर्स की वजह से आई वांटेड टू हैव अ stronger bond with her and all of this was really nicely combined in my friends जो हम पाकिस्तान में छोड़ के गई थी उनके साथ मैं फिर से रीबॉन्ड करना चाह रही थी। तो ये सारा very nicely combined in हमारा ट्रैकिंग और ट्रेल्स उससे स्टार्ट किया। उसमें हमें डे लाइट मिलती थी, हम आउटडोर में बच्चों के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ और अपने फ्रेंड्स के बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हम एज अ फैमिली जाते थे और उससे मेरा मूड बेहतर हो जाता था। आई यूज्ड टू फील लाइक अ बेटर स्ट्रॉन्गर। कितनी इंस्पायरिंग आपकी ये बातें हैं सारी एंड कितनी पॉजिटिव एनर्जी है जब आप अच्छे कामों में उसको सॉल्व करें। तो क्या इन एडवेंचर्स में आपकी बेटी भी आपके साथ थी? और अपने लेटेस्ट एडवेंचर क्या बताएं हमसे, तो इस पहाड़ का नाम भी थोड़ा सा लिया नहीं जाता कर रहे हैं हम, इसलिए आपसे मदद लेंगे। जी शुरू से जब हमने 2020 में खुसरगंग किया विच वाज 6,000 फीट और आई थिंक उससे पहले किसी पाकिस्तानी फीमेल ने किया भी नहीं था, फॉरनर्स ने बहुत ज़्यादा किया हुआ था। हम बच्चों को साथ लेके जाते थे और बच्चों के साथ और ज़्यादा मज़ा आता था। 11 ईयर्स की एज से वो कर रहे हैं। मेरी बेटी 13 थी व्हेन वी केम बैक फ्रॉम दुबई और बच्चे हम बेस कैंप तक साथ लेके जाते थे। और अभी जो हमने किया उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा करते गए। 2022 में मैं और हमारी फ्रेंड्स का बेटा है छोटा, ही वाज 15, हैदर, हम सारे उधर तक गए, कंकॉर्डिया, K2 बेस कैंप। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे किया 2023 में विंटर में एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेंच कैनेडियन टीम आई थी, उनके साथ K2 विंटर एडवांस बेस कैंप किया। एंड फिर उसके बाद पिछले 2 साल से हम ये गशरब्रम 2 का प्लान कर रहे थे। सो गशरब्रम 2 इज 8,035 मीटर एंड हम पिछले 2 साल से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, अपना इक्विपमेंट पूरा करने की कोशिश कर रहे थे और पिछले साल से इसकी फिजिकल ट्रेनिंग So it is one of the 8,000ers। अब ये बताइएगा, हम आपके साथ तस्वीरों में आप कह रहे हैं बच्चे भी जाते थे बेस कैंप तक, आपके मियाँ भी हमें नज़र आ रहे हैं आपकी फैमिली के, और आप अकेली ही आगे फिर चलती हैं या फिर फैमिली में से और भी कोई साथ होता है? ये वाली पीक आपने बिल्कुल अकेले सर की है? जी ये वाली बहुत सीरियस पीक थी। तो इसमें मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड हैं डॉक्टर राना हसन, हमने हमारी बच्चों के साथ सारी ट्रेनिंग की और हमारी पूरी टीम थी। तो हम सब लोगों ने ट्रेनिंग की। पहले ये कराची में पोस्टेड थे तो वहाँ से छुट्टियों पे आते थे, फिर पिछले साल से यहाँ पे तो हम बच्चों को लेके ट्रेल 3, मुक्शपुरी, मीरंजानी और यहाँ पे इस्लामाबाद के अराउंड 3,000-4,000 की पीक्स हैं, उन पे जाते थे। उनमें फैमिली, हस्बैंड मेरे साथ जाते थे। आपको जो इस वक्त हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, यकीनन जो ख़वातीन खास तौर पे देख रही होंगी, जो एट अ सर्टेन एज आके इंसान ज़रा फंस सा जाता है कि अब क्या एक्साइट कर सकते हैं हमें, हम क्या कहाँ जाएं, क्या करें। आप उनको बहुत इंस्पायर कर रही होंगी एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर यू आर एन इंस्पिरेशन एंड एज इज़ जस्ट नंबर। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। ये हमें बहुत आपसे बात करके लग रहा है। जल्दी से ये बता दें नेक्स्ट क्या है, किधर जा रही हैं आप? तो आप दुआ करें, इंशाल्लाह सफर जारी रहेगा इस साल के लिए। तो इस्लामाबाद में एक हाफ मैराथन है, कराची में है, लाहौर के लिए है और अच्छा मैराथन भी करती हैं। वो एक बिल्कुल ही अलग टैंजेंट है। जी नहीं, वो एक्चुअली
फर्स्ट टाइम इस जनवरी में हमने स्टार्ट किया हाफ मैराथन, और वो पहाड़ की तैयारी के लिए ही किया था बिकॉज कार्डियोवैस्कुलर प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी था, लॉन्ग रन्स के लिए। तो मैंने अपनी बेटी की शायद हम आपको पहले माउंटेनियर और डॉक्टर कह रहे थे, लेकिन अब हमने आपको नाम ऑलराउंडर रख दिया है बिकॉज हमें नहीं पता नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे तो आप और क्या क्या कर चुकी होंगी। बट थैंक यू so much for inspiring us and coming on our show today. I'm sure you're a source of inspiration for your patients too, and you know women around you. बड़ा मजा आया इनसे बात करके. Okay. We're gonna see you tomorrow, Ji.